प्रदेश की एक सरकार ने इस पर बहुत ही गंभीरता से काम किया कि बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को कैसे बुलाया जाए और बीमा के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की छूट कैसे दी जाए। और जिस समय भारत सरकार ने यह प्रयास शुरू किया तो उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था चिदम्बरम। चिदम्बरम जैसे लोग जब वित्त मंत्री बनते हैं हिंदुस्तान में तो उनसे यही उम्मीद हो सकती है जो वो करते रहे। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं और मुझे बहुत दुख होता है कि किस तरह के लोग इस देश में वित्त मंत्री बनते हैं। एक बार चिदम्बरम वित्त मंत्री होते हुए लंदन गए और लंदन में जाकर उन्होंने लंदन के कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने एक भाषण दिया और उस भाषण में चिदम्बरम महोदय ने लंदन के पूंजीपतियों को कहा कि आज से कई वर्ष पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बुलाया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को लूटा था और 200 वर्षों के लिए हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था। मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने के लिए आया हूं, आप हिंदुस्तान में आइए, आप हिंदुस्तान में आइए। मैंने हिंदुस्तान के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, आप आइए और पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति को लूट कर ले जाइए और इसके लिए आपको बहुत बड़ा इनाम भारत में मिलेगा। मुझे शर्म आती है कि ऐसे चिदम्बरम नाम के लोग इस देश में वित्त मंत्री बन सकते हैं और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी वफादारी अमेरिकन और यूरोपियन पूंजीपतियों के साथ निभाते हुए हिंदुस्तान में विदेशी बीमा कंपनियों को बुलाने का रास्ता बनाने का प्रयास किया और उसका एक बिल तैयार करके उन्होंने संसद में पेश करने के लिए तैयारी की। उस समय बहुत अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान की जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने उस विधेयक को पारित नहीं होने देने की कसम खाई थी और विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर उस विधेयक को सरकार के किसी भी ताकत से पारित नहीं होने देंगे ऐसा संकल्प किया। नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार को विधेयक वापस लेना पड़ा। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन और खुशी इस बात की हुई कि हिंदुस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने बहुत सारे अंतर विरोधों को बाजू में रखकर एक राष्ट्रीय प्रश्न पर समझौता किया और विदेशी बीमा कंपनियों को भारत में रोकने के लिए विधेयक को पारित नहीं होने दिया। लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात मुझे आज ये हो रही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने चिदम्बरम के वित्त मंत्री होने के समय में बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को घुसने नहीं देने का विधेयक पारित नहीं होने दिया था, आज दुर्भाग्य से वही राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान के बीमा क्षेत्र का विदेशीकरण करने की तैयारी कर रही हैं। जिन लोगों ने जिंदगी भर स्वदेशी का नारा लगाया, जिन्होंने जिंदगी भर लोगों को स्वदेशी का नारा लगाकर वोट बटोरा, जिन्होंने जिंदगी भर राष्ट्रवाद की बात करी, जिन्होंने जिंदगी भर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा लगाया, आज उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक कर हिंदुस्तान का बीमा क्षेत्र विदेशी कंपनियों को खोलने का फैसला किया है। ये चिदम्बरम ने जो किया था उससे भी ज्यादा अफसोस का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में करने जा रही है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही खराब काम इस देश में होने जा रहा है और बाकायदा क्या किया है इन देश की सरकारों ने कि एक तरफ तो बीजेपी की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, वो बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुलाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की पार्टी ने भारत सरकार को पूरी तरह से समर्थन देने का फैसला कर लिया। अब आप जरा ध्यान देंगे कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया है कि अब वो बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लाने के लिए तैयार है। इसका माने हिंदुस्तान के दो बड़े राजनीतिक दलों ने पूरे हिंदुस्तान के विदेशीकरण का अभियान शुरू कर दिया है। और शर्म की बात यह है कि जिन्होंने जिंदगी भर स्वदेशी का नारा लगाया अब वो इस तरह का काम करने के लिए जा रहे हैं। मुझे उससे भी बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि इस समय जो केंद्र में सरकार चल रही है
उस सरकार में 3 ऐसे बड़े मंत्री हैं जिन्होंने एक बार हिंदुस्तान के स्वदेशीकरण का प्रयास किया था। आप याद करिए, 1977 में इस देश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके प्रधानमंत्री थे श्री मुरारजी भाई देसाई, उसके विदेश मंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उस सरकार के उद्योग मंत्री थे श्री जॉर्ज फर्नांडीज, उस सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी। और इन लोगों ने 1977 की सरकार में आने के बाद अमेरिकन कंपनी कोका कोला को हिंदुस्तान से भगाया था, अमेरिकन कंपनी IBM को हिंदुस्तान से भगाया था, अमेरिकन कंपनी ICL को हिंदुस्तान से भगाया था। और उस समय इन सब ने नारा लगाया था कि जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान का स्वदेशीकरण करेगी और हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। दुर्भाग्य आज हमारे देश का यह है कि उस सरकार के तीनों मंत्री आज केंद्र सरकार में पहले से ज्यादा ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जो विदेश मंत्री हुआ करते थे आज प्रधानमंत्री हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो पहले सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करते थे वो आज गृह मंत्री हैं। श्री जॉर्ज फर्नांडीज जो पहले उद्योग मंत्री हुआ करते थे आज रक्षा मंत्री हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इन तीनों का प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये हिंदुस्तान का स्वदेशीकरण और तेजी के साथ करेंगे। जब 1977 की सरकार में ये छोटे मंत्री हुआ करते थे तब इन्होंने अमेरिकन कंपनियों को भगाया था हिंदुस्तान से, तो अब ज्यादा बड़े मंत्री होने के बाद तो ज्यादा अमेरिकन कंपनियों को भगाएंगे हिंदुस्तान से, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मेरा सोचना गलत साबित हुआ और अफसोस इस बात का है कि अभी यही लोग सबसे पूरी ताकत लगाकर अमेरिकन कंपनियों को भारत में बुलाने का खेल खेल रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है। और बहुत बार इन नेताओं से मिलता रहता हूं और कभी कभी मैं इनसे पूछता हूं कि आप जब कुर्सी पर नहीं होते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुर्सी पर बैठते ही आपकी हवा क्यों निकल जाती है, आप ये उल्टे काम करना क्यों शुरू करते हैं। तो अक्सर ये नेता आप मुझको क्या जवाब देते हैं, वो कहते राजीव भाई आप तो जानते ही हैं कि पुरानी सरकारों ने बहुत सारे समझौते कर रखे हैं। 1994 की सरकार ने गेट करार का समझौता कर दिया, अब हमारी मजबूरी ये है कि हमें वही समझौता हिंदुस्तान में आगे बढ़ाना है। और मैं फिर उनको एक सवाल और पूछता हूं कि अच्छा अगर यही बात है कि पुरानी सरकार ने एक समझौता किया जिसका नाम गेट करार का समझौता या डंकल प्रस्ताव या WTO का एग्रीमेंट, और हम मानते हैं कि वो गलत समझौता था और आप भी उसी गलत समझौते को आगे बढ़ा रहे हो, तो आप में और पुरानी सरकार में फर्क क्या हम आपको इसलिए लेकर आए थे वोट देकर कि आप भी वही गलती करना जो पुरानी सरकार कर रही थी। पुरानी सरकार ने अगर हिंदुस्तान को खड्डे में फेंका तो आप उसको खड्डे से निकाल के खाई में फेंकना चाहते हो। हम एक सरकार लाते हैं, वो गलतियां करती है, उसको हटाते हैं, दूसरी सरकार लाते हैं, अब दूसरी सरकार भी वही गलती करे जो पुरानी सरकार करती है, तो ये सरकार बदलने का नाटक क्यों करते हो? तुम सब मिलकर एक ही खानदान क्यों नहीं बना लेते? हिंदुस्तान के लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हो कि हम अलग खानदान के हैं, हम अलग खानदान के हैं, हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल, ये सब एक कर दो। जब पुरानी सरकार की नीतियों को ही तुम्हें चलाना है और नई सरकार कोई नई नीति बनाना ही नहीं चाहती, तो हम तो मानते हैं कि जनता के लिए तो ये सब खानदान एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और अगर आपकी नीतियों में फर्क नहीं है तो जब आप वोट मांगने जाते हो तो क्यों बोलते हो फलानी पार्टी बेकार है, मेरी पार्टी बहुत अच्छी है? कहो कि हम सब पार्टी वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो वो करते हैं वो हम करने वाले हैं। अब आपकी हिम्मत हो तो वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। और अगर इस ईमानदारी से वोट मांगोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अभी तक तो हिंदुस्तान की 50% जनता ही वोट देने जाती है, फिर शायद 5% जनता भी वोट देने नहीं जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये जब चुनाव लड़ते हैं तो बड़े बड़े वायदे करते हैं आपसे और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं आपको और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका मुझसे और आपसे कुछ लेना देना नहीं। पिछला चुनाव हुआ उसमें मुद्दा उठाया स्थिरता का, पिछला चुनाव हुआ उसमें मुद्दा उठाया गुड गवर्नेंस का।
मेरे लिए गुड गवर्नेंस का मतलब क्या? मेरे लिए गुड गवर्नेंस का मतलब यह है कि पुरानी सरकार की हुई गलतियों को नई सरकार नहीं करेगी, वही मेरे लिए गुड गवर्नेंस है। अगर पुरानी सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाकर हिंदुस्तान के बाजार को खोला, हिंदुस्तान के 3 लाख उद्योग उसमें बंद हो गए, 8 करोड़ मजदूर बेकार हो गए, तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होगा कि नई सरकार आएगी, वो 3 लाख बंद पड़े हुए उद्योगों को नया खुलवाएगी और 8 करोड़ जो बेकार हुए हैं उनको नया काम दिलवाएगी। तब तो मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस हुई। अब नई सरकार आकर बोलती है कि पुरानी सरकार ने तो 3 लाख उद्योग बंद कराए थे, हम 6 लाख और कराएंगे। तो यह गुड गवर्नेंस हुआ कि बैड गवर्नेंस हुआ? और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि वो 13 महीने सरकार चली और गिर गई तो दुनिया भर में स्थिरता का नारा लगा दिया। अब तुम्हारे पास स्थिर मेजोरिटी आ गई तो तुम 13 महीने की सरकार ने जितनी विदेशी कंपनियों को बुलाया उससे और ज्यादा आप बुलाना चाहते हो। तो स्थिरता किसके लिए? जनता के लिए कि तुम्हारी कुर्सी के लिए? तो स्थिरता का नारा या गुड गवर्नेंस का नारा जनता के लिए नहीं है। स्थिरता का नारा और गुड गवर्नेंस का नारा उनकी अपनी जो कुरीतियां हैं, जो उन्होंने गलत नीतियां बना रखी हैं, उन्हीं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। इसका अर्थ यह साफ है कि अब हिंदुस्तान की 2 राजनीतिक पार्टियों से तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस राष्ट्र के हित में कुछ करेंगे। उन्होंने तो गठजोड़ कर लिया है और गठजोड़ ऐसे विचित्र तरीके से किया है कि अभी थोड़े दिन पहले फिक्की का एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। उस सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए और भाषण देकर आए कि मैं उदारीकरण की गति को और तेज करने वाला हूं। दूसरे दिन मैंने देखा कि श्रीमती सोनिया गांधी भी पहुंच गई वहां भाषण देने और उन्होंने कहा कि भारत सरकार जब उदारीकरण की गति को तेज करेगी तो हम पूरा समर्थन सरकार को देने वाले हैं। तो इसका माने अंदर खाने में दोनों की दोस्ती है, बाहर खाने में झगड़ा है। आपको दिखाने के लिए झगड़ा है, मुझको दिखाने के लिए झगड़ा है। अंदर ही अंदर कोई झगड़ा नहीं है, समझौता कर रखा है कि तुमने जितना देश बेचा उससे ज्यादा हम बेचेंगे, तुमने जितनी चैंपियनशिप मारी है उससे ज्यादा हम मारेंगे, तुमने हमको समर्थन दिया था हम तुमको समर्थन देंगे। इस तरह के गठजोड़ की राजनीति अब शुरू हुई है। और मुश्किल यह है कि जब इस तरह की राजनीति देश में चलती है और इस तरह के विधेयक लाने जब शुरू हो जाते हैं संसद में, तो आप जानते हैं कि एक नया तरीका और आया है। कहते हैं इस देश में प्रजातंत्र चलता है, लेकिन आप जानते हैं कि डिक्टेटरशिप भयंकर पैमाने पर चल रही है इस देश में। कैसी डिक्टेटरशिप चल रही है? मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई एमपी हैं जो बीमा क्षेत्र के निजीकरण के पूरी तरह से विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कुछ एमपी हैं जो बीमा क्षेत्र के विदेशीकरण और निजीकरण के पूरी ताकत के साथ विरोधी हैं। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन क्या होगा मैं आपको आज बताता हूं कि जो लोग विरोधी हैं बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुलाने के, उनको व्हिप जारी किया जाएगा। एक तरफ बिल लाया जाएगा, दूसरी तरफ पार्टियों की तरफ से व्हिप जारी किया जाएगा और व्हिप जारी करके सांसदों को यह बताया जाएगा कि जो सरकार चाहती है वैसा वोट डालो, अगर तुमने सरकार के कहने पर वोट नहीं डाला तुमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और आजकल के एमपीज इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको पार्टी छोड़ना मंजूर नहीं है, भले ही देश खड्डे में चला जाए। वो बातचीत में कई बार मुझे कहते हैं, मैं कई एमपी से मिल चुका हूं, 250 से ज्यादा एमपी से मैं पिछले 3 वर्षों में मिला हूं और मैंने हर एक से ये पूछा कि आप क्या मानते हैं विदेशी कंपनियों को ज्यादा आना चाहिए, बीमा के क्षेत्र में आना चाहिए, बैंकिंग में आना चाहिए? वो कहते हैं नहीं आना चाहिए। तो मैंने जब उनसे पूछा कि अच्छा ईमानदारी से ये बताना ये बिल आएगा तब तुम क्या करने वाले हो, तो उन्होंने कहा राजीव भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, व्हिप आएगा और जो व्हिप कहेगा वही हमें तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप फिर ईमानदारी से ये बताओ कि जब आप वोट मांगने आते हो मेरे पास तो आप बोलते हो कि हम आपके प्रतिनिधि बनेंगे इसलिए आप हमको वोट दीजिए, तो आप मेरे प्रतिनिधि बनकर वोट लेकर संसद में जाकर बैठते हो और काम पार्टी का करते हो, प्रतिनिधि मेरे बने हुए हो, काम पार्टी का करते हो, तो तुमसे जैसा बेवकूफी वाला आदमी कौन है? मुझसे वोट मांगा, मैंने तुमको वोट दिया, 6-7 लाख की आबादी का आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी वो 6 लाख वोटर के प्रति है या एक पार्टी के अध्यक्ष के प्रति है? आप बताइए। और अगर आप ईमानदारी से ये कहते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति है, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम आपके प्रतिनिधि हैं?
आप मेरे प्रतिनिधि कहां हैं? आप तो पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और दुर्भाग्य हम सबका यह है कि ये सारे के सारे एमपीज जब संसद में जाकर बैठते हैं तो इनको जितनी पगार मिलती है वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती है, इनको जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती हैं, इनको जितनी और दूसरी तरह की सेवाएं मिलती हैं वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती है, लेकिन काम ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं करते। दुर्भाग्य मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सब सांसद पार्टियों के बंधुआ मजदूर हो गए। बॉन्डेड लेबर होता है ना, वो मालिक की इच्छा के अलावा कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही बॉन्डेड लेबर हमारे ये सब सांसद हो गए। एक तरफ मानते हैं सिद्धांत रूप में कि आपकी बात बराबर है, लेकिन संसद के अंदर जब उसके विरुद्ध वोट डालने की बात आती है तो वो कहते हैं कि ये हमारी क्षमता के बाहर है क्योंकि पार्टी का विप जारी हो गया। आप जान लीजिए, ये पार्टियों ने विप जारी करने की जो परंपरा बनाई है, ये हिंदुस्तान को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की निशानी है, हिंदुस्तान को हिटलर शाही की तरफ ले जाने की निशानी है। ये हिटलर शाही यही होती है जहां कोई अपने मन की बात नहीं कह सकता, एक नेता सोचता है, एक अध्यक्ष सोचता है, एक आदमी समझौता करता है और बाकी सबको मजबूर किया जाता है कि तुम उसको मानो और